नमस्कार, मैं अनुराग साहा संपूर्ण में आपका स्वागत करता हूँ। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। रास्ते पे चलते चलते अपने मंजिल को पाने के लिए वो रास्ता भी बदल सकता है और इसी तरह अपने टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ ऐसे ही हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अक्षय चोपड़ा सर, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स की है ऐसे ही। तो जानते हैं इनकी सफलता की साइकिल इन रास्तों पे कैसे चली। सो वेलकम टू संपूर्ण मी सर। हाय। हाय। सो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं और ये अचीवमेंट्स मैं अगर खुद बोलना चाहूँ तो एनसाइक्लोपीडिया लिस्ट जैसा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताइए आपने क्या क्या अचीव किया। अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो उसमें बहुत सारी ऊंच नीच भी रही है, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बहुत मज़ा भी आया है, बहुत इंटरेस्टिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट देखे हैं मैंने लाइफ में। और थैंकफुली या ये बोलूँगा शायद गॉड्स ग्रेस की वजह से या भगवान की वजह से मैं इन चीज़ों को बहुत जल्दी देख पाया इस एज में। मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ था और यहीं पे मैंने अपनी स्कूलिंग करी। और मुझे डिफेंस फोर्सेस में एक बहुत स्पेशल अट्रैक्शन थी। और क्यों थी मैं भी नहीं जानता, बट मैं शुरू से एक स्पोर्ट्समैन था, मेरी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में रही है, तो उसकी वजह से मैं नेचुरली एक स्पोर्ट्समैन रहा। शुरू में कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स वगैरह करी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन एनडीए में हो गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। और पहला चैलेंज यही आया था, इसके बारे में मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बताया है कि मुझे याद है मैं 12th में मैथ्स में फेल हो गया था। तो काफ़ी लोगों ने बोला था ये कुछ नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज आज की प्रॉब्लम है कि हर एक बच्चे को इस टाइम और आज भी जज किया जाता है उसके मार्क्स के बेसिस पे, जबकि इसका ना तो कोई रिलेशन था मेरी लाइफस्टाइल से, ना आज कोई मुझे उसका कोई स्पेशल बेनिफिट मिला है कि मैंने 12th में कुछ मैथ्स में कुछ फेल हो गया, अच्छे नंबर आ गए, उससे मुझे आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एनीवेज, फिर मेरा सिलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया। वहाँ की ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में। और वहाँ पे मेरी बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग वगैरह भी शुरू हुई, जो आगे जाके एयरफोर्स एकेडमी में जब मैं गया तो मैंने एयरफोर्स एकेडमी में फ्लाइंग ट्रेनिंग करी, जहाँ पे सबकी होती है। देयर आफ्टर एयरफोर्स में मेरी फ्लाइंग वगैरह शुरू हुई। लेकिन स्पोर्ट्स में मेरा शुरू से एक इंटरेस्ट रहा था, तो वहाँ पे भी मेरा एक इंक्लिनेशन रहता था कि अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग और बाकी मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा भी मैं अपना स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज़ करता रहूँ। प्लस मेरी जो मेन एक सबसे बड़ी हॉबी रही थी वो हमेशा रीडिंग रही थी। मैं बहुत ही एक्सटेंसिव और एविड रीडर था। बहुत सारी बुक्स मैंने उस टाइम से पढ़ रहा हूँ और आज मेरी अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी है घर पे। उसके बाद मुझे याद है मेरी पहली पोस्टिंग में आई वॉज इन बड़ौदा, जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। तो हमारी फ्लाइंग बहुत होती थी उस टाइम। लेकिन वहाँ पे मुझे किसी ने बोला था, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, कि सर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्राई करिए, बिकॉज मेरा बेस बहुत अच्छा था। तो मेरा बॉडी बिल्डिंग में एज सच कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में कोई एक्सपोजर नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे गाइड किया। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स, वो आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे उस टाइम गाइड किया। और अपने पहले ही कंपटीशन में, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था, आई वन अ गोल्ड मेडल। और उसके बाद कंटिन्यूअसली फिर जितने भी कॉम्पिटिशन हुए आई वाज विनिंग अगले 3-4 साल तक। इसी के बीच में जो एयरफोर्स की बॉडी बिल्डिंग टीम है, वहाँ से मुझे कॉल आ गया और उसके बाद मैं एयरफोर्स बॉडी बिल्डिंग टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। क्योंकि बिकॉज मैं एक ऑफिसर था, तो ऑफिसर्स जनरली बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट्स नहीं करते थे। तो आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑफिसर्स। इनफैक्ट एयरफोर्स हिस्ट्री में मैं पहला ऑफिसर था जो सर्विसेज में जाके जिसने मेडल लिया और नेशनल लेवल पे जाके जिसने मेडल लिए। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, बहुत सारे वेरिड एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में आते रहे, अप्स एंड डाउन्स आते रहे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी बीच में, जो मिसिंग थी, स्पेशली जब मैंने ट्रैक एंड फील्ड यानी एथलेटिक्स का, कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स के मल्टीपल स्पोर्ट्स, फिर मिलिट्री ट्रेनिंग, फिर बॉडी बिल्डिंग, इनके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी ओवर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, वो ये था कि जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो रीजनिंग थे, वाई था कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों हमें एक चीज़ करनी है नहीं करनी है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग थी, आज भी मिसिंग है। सो तब मैंने थोड़ी सी एकेडमिक्स की तरफ और बेंड करा और पढ़ाई शुरू करी। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स मुझे वैसे शुरू से पसंद थे, रीडिंग मैं बहुत करता था। तब मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह करनी शुरू करी इंटरनेशनल, जो इस टाइम इंडिया में बहुत पुरानी नहीं थी, अभी कुछ टाइम पहले आई थी। और काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस करी। एंड एक टाइम ऐसा था कि मैं इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड इंडिविजुअल था। लेकिन उन सर्टिफिकेशन से भी मुझे कुछ इतना वो नहीं हो रहा था, मतलब वो मुझे बेसिक नॉलेज तो अच्छी मिल रही थी, लेकिन जो इन डेप्थ रिसर्च नॉलेज है इंडिविजुअल टॉपिक्स पे, वो नहीं थी। फिर मैंने इंडिविजुअल रिसर्च करनी शुरू करी अपने बेसिस पर। और आई रोट लॉट ऑफ आर्टिकल्स उस टाइम, काफ़ी सारी मैगजीन्स वगैरह के लिए। और उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। किसी ने मुझे बोला, सर आई यू शुड राइट सम बुक्स। फिर मैंने अपनी बुक्स लिखनी शुरू करी। एंड आई थिंक आज तक मैं 90 से ऊपर किताबें लिख चुका हूँ, ई बुक्स एंड बुक्स मिलाकर। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स आई हैव रिटन। उसके साथ जब मैं एयरफोर्स से आई वाज क्विटिंग, तो मेरे साथ कुछ मेरे पार्टनर्स, जिन्होंने आइडिया दे के वी शुड ओपन अ जिम इन दिल्ली
जो बहुत ही रिसर्च बेस्ड जिम हो एंड उसके हिसाब से जिस जिम में अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं बॉडी मैकेनिक्स, इसकी 2 मेजर ब्रांचेस हैं, द वेरी बिग साइज जिम्स, ये दिल्ली में हैं, बहुत ही सक्सेसफुल जिम्स हैं बिकॉज इनका कंसेप्ट है वो मैंने बहुत रिसर्च के बेस पे जो है वो इस्टेब्लिश किया। लेकिन देयर वाज स्टिल समथिंग मिसिंग। ऑफ कोर्स बीइंग इन द डिफेंस फोर्सेस काफ़ी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं और अभी फोर्सेस छोड़े हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो जब मैं बाहर आया तब मुझे सोशल मीडिया वगैरह के बारे में थोड़ा पता लगा, एक्सपोजर हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है। और अराउंड 1.5 या 2 ईयर्स पहले मैंने अपना चैनल शुरू किया वी आर स्टूपिड के नाम से, और इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था और मैं चाहता था कि ये इंडिया का पहला चैनल बने जो 100% रिसर्च बेस्ड हो, जिसमें कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना जाए और बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ चैलेंज ये जो चैनल है वो आपके सामने है। और वही हुआ ओवर द पीरियड ऑफ 1.5-2 ईयर्स। जो भी मेरे ऑडियंस है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स रहे, फॉलोअर्स रहे, ये बहुत ही इंटेलिजेंट फॉलोइंग है, बहुत अमेजिंग फॉलोअर्स हैं। ये वो लोग हैं जो एकेडमिक्स में और रीजनिंग में, लॉजिक में, एविडेंस में बिलीव करते हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर चलती रहीं। बस दिस वाज अ स्मॉल जर्नी। तो जैसे कि इन्होंने अपने बारे में बोला और ये नेवर एंडिंग लिस्ट है, और भी चीज़ें हैं इनके बारे में जो कि आप जान पाएंगे इनके बारे में अगर रिसर्च करते हैं तो क्वेश्चंस तो ऑडियंस के बिहाफ में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इनको। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं इनको पूछने वाला हूँ और जो शायद आपको इंस्पायर करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि पायलट होने के साथ साथ अपने बॉडी बिल्डिंग को क्यों चुना? एक्चुअली लाइफ में ना कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिसमें आपको चुनना नहीं पड़ता। ओके। मैंने आपको बताया मेरा शुरू से जो पैशन था वो स्पोर्ट्स था। मैं फ्लाइंग कर रहा था और फ्लाइंग के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स कर रहा था, विच वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। मतलब मुझे याद है कि आई यूज्ड टू फ्लाई द एंटायर डे। अगर मेरी एक शॉटी होती थी तो अगर तो मुझे कहीं पर रात को रुकना होता था शॉटी में फ्लाइंग करते हुए किसी और स्टेशन पे, तो मैं अपनी किट कैरी करता था जो भी मेरी वर्कआउट किट थी। और अदरवाइज मैं अगर सुबह फ्लाई करता था, लेट्स से 6 बजे टेक ऑफ है, इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट 4:30-4 बजे उठना पड़ेगा। तो अगर 6 बजे टेक ऑफ है और आपकी फ्लाइंग हो रही है, आप शाम को 5-6 बजे लैंड कर रहे हैं पूरे फ्लाइंग करके, तो उसके बाद आई यूज्ड टू ड्राइव डाउन टू माई जिम जो अराउंड 30-40 किलोमीटर्स दूर था और वर्कआउट्स करता था। तो वो एक पैशन था। एंड मैंने एक चीज़ नोट करी है कि इंडिया में ना हमारे बहुत अमेजिंग कोट जो है वो बताते हैं। इनफैक्ट ये जो मेरा मग है वी आर स्टूपिड का, इसके पीछे भी मैंने ये कोट लिखवाया है। इसमें द कोट इज व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो ये जो कोट है ये बहुत पावरफुल कोट है। सो एक बहुत डीप पैशन था तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरा स्पोर्ट्स एक बैक हिट ले ले और मैं फ्लाइंग ही करता रहूं। नो, दैट वाज नॉट द केस। हाउएवर लाइफ ने एक ऐसा टर्न लिया है कि अपॉर्चुनिटी दी कि आई स्टार्टेड विनिंग एंड द एयरफोर्स टीम इटसेल्फ कॉल्ड मी। ऐसा नहीं था कि मैंने अप्रोच किया कि मुझे बुलाओ, या उन्होंने देखा कि देयर इज समबडी अचीविंग तो हमारे स्पोर्ट में ही कैन डू, तो दे कॉल्ड मी। सो आई वाज पार्ट ऑफ एयरफोर्स ओनली। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से सर, आप फ्लाई जो करते थे यहाँ पे बहुत सारा एयरप्लेन्स होते हैं, सो एग्जैक्टली क्या फ्लाई करते थे? आई वाज फ्लाइंग द ट्रांसपोर्ट्स, द बिग जेट्स, जो बिग एयरक्राफ्ट होते हैं। सो इम्प्रेसिव, ये शायद किसी को मालूम नहीं होगा। ना, आई वाज अ ट्रांसपोर्ट पायलट इन एयरफोर्स। सो बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रांसपोर्ट। हमारा जो ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट द ट्रांसपोर्ट ऑफ जो सिविल ट्रांसपोर्ट्स वाला नहीं होता है। हमारे केसेस में यू विल बी कैरिंग एनीवेयर फ्रॉम पैसेंजर्स टू VIPs टू बॉम्ब्स टू मिसाइल्स टू पैराड्रॉप्स वगैरह कराने हैं अगर सोल्जर्स को, एंड उसके अलावा फॉर्मेशन फ्लाइंग, बहुत सारी नाइट फ्लाइंग, मल्टीपल चीज़ें होती रहती हैं। तो दैट ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग इन एयरफोर्स इज़ वेरी डिफरेंट देन जो लोग समझते हैं बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। ऑलराइट। सो सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि बॉडी बिल्डिंग जब आप करते थे तो कंपटीशन में आप मिस्टर इंडिया के लेवल में टॉप 5 पे आए थे। टॉप 5 पे आने के बाद अक्सर ये होता है कि बहुत लोग उससे भी आगे जाना चाहते हैं, बट आपने उससे थोड़ा सा कदम पीछे ले लिया। ये क्यों हुआ सर? ओके, इसके पीछे 2 रीजंस थे कि जितने साल मैंने कंपीट करा आई वाज विनिंग कंटिन्यूअसली, चाहे वो स्टेट चैंपियनशिप्स हों और मुझे याद है कि नेशनल में भी जब मैं पहली बार गया, मैं पहली बार में टॉप 5 में आ गया था। लेकिन उसके बाद 2 चीज़ें हुई एंड द मेजर थिंग वाज व्हिच हैपेंड वाज आई हैड अ शोल्डर इंजरी। ओके। अब वो मेरी इंजरी काफ़ी एग्रेवेट हो गई थी और मेरी सर्जरी हुई थी उसके बाद। ऑलमोस्ट 3-4 घंटे वो सर्जरी चली थी एंड ये सर्जरी जो थी इसके बाद मैंने मिस्टर इंडिया में जीता था। तो उस साल मुझे याद है जिस साल ये सर्जरी रिकवर करी थी मैंने, उसके नेक्स्ट ईयर देयर वर 3 मेजर ट्रॉफीज जो मैंने जीती। और मैं गुजरात से खेलता था उस टाइम, शुरू से ही, बिकॉज बड़ौदा में था। तो गुजरात में मैंने मिस्टर बड़ौदा, तो क्योंकि उन्होंने खेलना ही नहीं दिया, उन्होंने बोला सर आप ऑलरेडी हमारे साइड से वो जा रहे हो। सो मैंने मिस्टर बड़ौदा में गेस्ट पोजिंग करी, देन आई डिड अ गेस्ट पोजिंग इन मिस्टर गुजरात
विपिन पीटर वॉज देयर उस टाइम विद मी। विपिन और हम कॉमन डिफेंस फोर्सेस से हैं, ही वॉज फ्रॉम द नेवी। तो विपिन ने भी गेस्ट पोजिंग करी थी, मुझे याद है, गुजरात में। सो उसके बाद डायरेक्टली मैं मिस्टर इंडिया गया, वहां पे मैं टॉप 5 में आ गया। लेकिन जैसे मैंने बताया, एक तो इंजरी थी, वो रिकवर तो हो गए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ बॉडी बिल्डिंग में, जो आज थोड़ा सा कम हो गया लेकिन उस टाइम बहुत था, वो ये था कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप कंटिन्यूसली जीत रहे हैं और आप आगे भी जीत सकते हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब जिस स्टेट से आप खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे स्टेट में आप अकेले चैंपियन बने, अकेले ऐसे हैं जो कंटिन्यूस मेडल्स लेकर आए, लेकिन वो भी आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे, सपोर्ट से मना कर देंगे। करेक्ट। तो इस स्पोर्ट का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा था कि देयर वाज एवरीथिंग वाज गोइंग आउट, देयर वाज नथिंग कमिंग इन, राइट। और आइडियली अगर आज भी आप देखें तो दिस करियर, मैं इस पे एक वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पे, बॉडी बिल्डिंग इज आइडियली नॉट अ करियर, इट्स अ पाथ जिसको आप एज अ पैशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये करियर की तरह नहीं है। ये सर स्पेसिफिकली आप इंडिया के लिए बोल रहे हैं? स्पेसिफिकली इंडिया नहीं, नॉट एग्जैक्टली इंडिया। अगर आप यूएस वगैरह भी जाएं, लोगों को बहुत गलत फहमी है वहां पे भी, उनको लगता है कि वहां पे सारे कोई मिलियनियर्स नहीं, वो जिन फ्यू 2-4 बॉडी बिल्डर्स जो फॉर सम रीजन दे हैव रिजन वेरी हार्ड वर्क या कुछ और रीजंस की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से उन्होंने बहुत हाई राइज किया, उनके अलावा बाकी जितने भी बॉडी बिल्डर, दे आर ऑल हैंड टू माउथ एंड दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू सस्टेन देमसेल्व्स। बॉडी बिल्डिंग वो इसलिए कर रहे हैं, उनका एक पैशन है, क्योंकि वो फोर फ्रंट फिगर आ जाती है, राइट। और थर्ड रीजन ये था मेरा बॉडी बिल्डिंग से ट्रांजिट करने का कि मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं ओवरऑल फिटनेस में इंटरेस्टेड था। प्लस कुछ और चीजें मैंने ऑब्जर्व करी विद माय क्लाइंट्स कि 99.9% ऑफ द क्लाइंट्स जिनको मैं कंसल्ट कर रहा हूं, वो दे आर नॉर्मल पीपल, दे आर नॉट बॉडी बिल्डर्स, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच केम इनटू प्ले। ऑलराइट। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगा, ये बॉडी बिल्डिंग जो है, ये स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला स्पोर्ट्स है। आप इसमें खाना चाहिए, इसमें आपको राइट डाइट मेंटेन करना पड़ता है, प्लस एक प्रैक्टिस है। तो बहुत कुछ छोड़ के बहुत तपस्या की बात है कि बॉडी बिल्डर कोई बन सकता है। ये नॉर्मल कोई स्पोर्ट्स नहीं है। एंड जैसे सर ने बोला कि इसके लिए एक्चुअली बैकअप रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक टाइम पे आप खाली हो जाएंगे, उसके बाद आपको शायद हो सकता है कि पीछे बैक ऑफ करना पड़े। इस पे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जो आप नहीं बता रहे हो अनुराग, वो है स्टेरॉइड्स, राइट। बॉडी बिल्डिंग। देखिए क्या होता है ना, हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है कि हम चीजों को छुपाते हैं, एंड वी शुड नॉट, बिकॉज जो चीज ओपन है वो ओपन है, एवरीबॉडी नोज इट। बॉडी बिल्डिंग कैन नॉट बी डन विदाउट स्टेरॉइड्स। ये एक अकेला ऐसा स्पोर्ट है, इंक्लूडिंग पावर लिफ्टिंग, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है। तो इनमें कोई रेगुलेशंस नहीं है एनाबॉलिक्स को लेकर। एनाबॉलिक्स के बिना तो आप स्टेज पे खड़े भी नहीं हो सकते। जो सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं वो हार्डली एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वो खेल भी रहे होंगे किसी कंपटीशन में तो उनकी कोई प्लेसमेंट नहीं आएगी व्हेन स्टेरॉइड्स। तो मेन जो मनी जो जाता है वो सारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स वगैरह में जाता है, जो बहुत कॉस्टली होती है। एक छोटा सा चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर ने बोला, ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग छुपाते भी हैं, बट ये रॉ एक फैक्ट है, इसके बिना बॉडी बिल्डिंग खेला नहीं जाता। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इसके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और कोई कॉलेज में कोई प्रोफेसर सिखाएगा भी नहीं। तो आपको लोकली जानना पड़ता है, और आप आधे लोग तो जानते भी नहीं है कि क्या यूज़ कर रहे हैं। सो थोड़ा सा रिसर्च करें इसके ऊपर, जो भी यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा चीज़ है कि आपको सेल्फ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अभी थर्ड क्वेश्चन सर ये है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जो अभी तक आपको याद हो सबसे ज़्यादा? बहुत सारे यार टर्निंग पॉइंट्स मैं जनरली बताता नहीं हूँ किसी जो को, आप चेरिश करते हो, मतलब चेरिश सारे। देखिए आपको ना, जब लोग बोलते हैं ना कि चैलेंजेस आ रहे हैं, यू नो होने चाहिए, एंड यू नो, ये जब चैलेंजेस लोगों को आते हैं ना, तो हर एक का रिएक्शन डिफरेंट होता है। सम पीपल ब्रेक डाउन, सम पीपल राइज अप, लेकिन दर्द उस टाइम सबको होता है। तो ये एक देखिए, इसलिए मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियोस बनाए हैं, मैं उसमें थोड़ा सा मैं आई गेट थोड़ा सा एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड इन माय वीडियोस। व्हाई? बिकॉज मैं देखता हूँ ना, ये जो 18, 20 साल के बच्चे हैं ना, ये सेल्फ हेल्प वीडियो बना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि लाइफ में मोटिवेशनल कैसे होना है, यू नो सक्सेस कैसे लानी है, एंड दे हैव डन नथिंग अभी तक, बिकॉज दे हैवंट फेस्ड एनीथिंग, उनको कुछ नहीं पता लाइफ का। तो जब ये बताते हैं ना, ये आपको बताते हैं जो बुक से मैंने कॉपी पेस्ट करा, पढ़ा, और उसी को मैंने बोल दिया, मैं अपने आप को सेल्फ हेल्प गुरु बना। प्रैक्टिकल नॉलेज, या दे हैवंट गॉन थ्रू एनी प्रॉब्लम्स अभी तक, राइट? तो जब आप एक्चुअली निकलते हैं, यू रियली फेस द चैलेंजेस, तो आपको बहुत बाद में रियलाइज होता है कि एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन, बट द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज, इस टाइम मैं ये नहीं बोलूंगा कि यू नो क्योंकि मुझे पता है इस टाइम में बहुत लोग मल्टीपल चैलेंजेस से निकल रहे होंगे, मुझे भी आगे आएंगे, अभी भी हैं, बट जो मेन चीज है वो ये है कि जस्ट डोंट स्टॉप, जस्ट डोंट स्टॉप। अगर सड़क पे ब्रेकर्स आते हैं, चाहे वो एक आए चाहे 30 ब्रेकर्स एक साथ आए, आप रुकते नहीं, स्लो जाते हैं, चलते रहते हैं, जस्ट डोंट स्टॉप, कंटिन्यू, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ये क्वेश्चन जो सर को मैंने पूछा,
ये इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली आंसर किया कि क्या करना चाहिए और कैसे इन्होंने कवर किया। तो आप भी ऐसे कोशिश करें कि कोई भी आपको कहीं भी बैरियर मिलता है तो एटलीस्ट उसको क्रॉस करने की कोशिश कीजिए और आप हार मत मानिए। इस क्वेश्चन का एक्चुअल इंस्पिरेशन यही है कि आप हार मत मानिए और आगे बढ़ते रहिए। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, जो सर आपको बॉडी मैकेनिक्स आपने जिम ओपन किया है। सो बॉडी मैकेनिक्स ये शायद मैं रिलेट कर रहा हूँ कि बॉडी मैकेनिक्स क्या है, बट ऑडियंस को आप जरा बोलिए कि बॉडी मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया और क्या करता है एग्जैक्टली। देखिए, जिम खोलना इज नथिंग न्यू। लॉट ऑफ पीपल हु जो फिटनेस में होते हैं वो आते हैं और उनका एक एम होता है, ड्रीम होता है कि मैं मेरा अपना जिम हो। बट मेरा ड्रीम वाज नॉट जस्ट टू हैव अ जिम। उसके ऑप्शन मेरे पास काफ़ी सारे थे, लेकिन जो ड्रीम था वो था कि जो सारे नेगेटिव पॉइंट्स मैंने पिछले 15 से 20 साल में ऑब्जर्व किए हैं पूरी कंट्री में, अराउंड द कंट्री, बिकॉज डिफेंस फोर्सेस में एक प्लस पॉइंट ये होता था कि यू आर ट्रैवलिंग अराउंड द कंट्री। तो मैं ऑलमोस्ट मल्टीपल जिम्स डिफरेंट सिटीज़ में इस कंट्री के मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ वर्कआउट्स करे, ट्रेनर्स को देखा, उनसे बात करी, एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स। वो नेगेटिव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था ये कि वो जिम इसलिए चल रहे थे क्योंकि somebody wanted to open a gym, क्योंकि ये मार्केट ग्रो कर रही है। वो इसलिए जिम नहीं खोल रहे थे कि उनको किसी को हेल्प करना है या एक पॉजिटिव चेंज लाना है या अपनी नॉलेज को नहीं। उनको एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक जिम खोलना था बिकॉज ये इंडस्ट्री अच्छी है। अब इस मॉडल पे आप जिम डेफिनेटली खोल सकते हैं, लेकिन या तो आपके पास कोई ऐसी टीम हो जो उसको सस्टेन कर पाए, वो होता नहीं है। तो मेरा एम ये था कि मैं बेस्ट कोचेस को पिक करना चाहता था, हैंड पिक, उनको पर्सनली ट्रेन करना चाहता था, और जो प्रॉपर रिसर्च बेस्ड नॉलेज है उस हिसाब से क्लाइंट्स को मैं ट्रेन करना चाहता था। ऑफ कोर्स वो कभी भी चीजें 100% सक्सेसफुल नहीं होती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इफ यू आस्क द बॉडी मैकेनिक्स क्लाइंट्स लास्ट 3 से 4 साल में, तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर कोई भी जो ब्लफिंग है या झूठ है या उल्टी सीधी चीजें प्रमोट होती हैं वो नहीं होती। इट्स नॉट इवन अलाउड। तो जैसे कि आपने देखा कि ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड जिम है और ये सर ने पूरा रिसर्च के बेस पे खोला है। ऑब्वियसली यहाँ पे पोटेंशियल जो ट्रेनर है जिनके अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, अच्छा करने का, उन्हीं को सर ने पिकअप किया है। और सेकंड थिंग, मैं एज ए पर्सनल ट्रेनर मैं भी हूँ, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पर्सनल ट्रेनर सिर्फ एक सर्टिफिकेशन करने से पर्सनल ट्रेनर नहीं बनता। यहाँ पे बहुत कुछ होता है। आपको ग्रेटिट्यूड सीखना पड़ता है, आपको प्रॉपर नॉलेज इम्पार्ट करना सीखना पड़ता है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं वो आपसे मोटिवेट होके खुद ट्रांसफॉर्मेशन जब गुजरते हैं, खुद ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ जब जाते हैं, तभी एक्चुअली आपका सक्सेस है। सो जैसे कि सर ने बोला, ये बॉडी मैकेनिक्स जो जिम चेन है ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड में है, एंड सर ने यहाँ पे हैंड पिक किया है जो ट्रेनर्स ने सर्टिफिकेशन की है, और सर ने सेल्फ उनको टीच किया है कि कैसे ट्रेन किया जाता है और कैसे एक बंदे को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। बेसिकली जिम का कॉन्सेप्ट यही है कि कोई बंदा यहाँ पे आता है और ट्रांसफॉर्मेशन लेके बाहर जाए। वो ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। बट एक्चुअली क्या है, बहुत सारे जिम चेन ऐसे हैं जो सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड है, सिर्फ क्लाइंट भरते हैं और क्लाइंट का साल भर का मेंबरशिप निकल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल जीरो होता है। तो उस जिम में जाके एक्चुअली कोई फायदा नहीं है। तो आप जरूर ये जिम को विजिट करें, एंड सेकेंडली आप थोड़ा सा अपने आप को भी एडुकेट करें कि जिम में क्यों जाते हैं और एग्जैक्टली जिम में क्या करना चाहिए। बट ये सीखने के लिए आपको राइट जिम में आना बहुत ज़रूरी है। सर मेरा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम जो संपूर्ण में करना चाहते हैं वो सब लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं फिटनेस के बारे में। अभी हमारा जो यंग जनरेशन है वो फिटनेस, डाइट, एक्सरसाइज कोई भी चीज़ में अगर बिना बेसिस समझे किसी से भी क्वेश्चन कर लेते हैं और कोई भी राह पे चल पड़ते हैं। तो उनके लिए हम लोग हेल्प करना चाहते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके। इनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि संपूर्ण मी जो है इट्स अ ग्रेट स्टार्टअप, बहुत अच्छा स्टार्टअप है जो लोगों को हेल्थ और फिटनेस के बारे में ट्रू इन्फॉर्मेशन से अवेयर कर रहा है। एक सोशल स्टार्टअप है। यंगस्टर्स के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैव सम पेशेंस एंड स्टडी। इस फील्ड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है और स्पेशली हमारी कंट्री में वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन होती है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया ना, हम लोगों को ये लगता है कि जो सोशल मीडिया है ना वो हमें एजुकेट करेगा। सोशल मीडिया विल गिव यू बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो आपको कभी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि एक लिमिटेशन होती है। और बिकॉज इन चीज़ों पे कोई रेगुलेशन नहीं है तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना बहुत जल्दी फैलती है। अगर आप मेरे चैनल पे भी जाएं वी एस स्टूपिड पे, तो वहां पे भी यही चीज़ है। मैक्सिमम जो लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट डीलर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे चैनल्स भी हैं जो मेरे अगेंस्ट हैं इस टाइम।
वो अगेंस्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनको पता लग गया कि ये तो रियलिटी एक्सपोज कर रहा है। तो जिन चीजों को लोग छुपा रहे थे, जिनके पीछे लोग जो फिटनेस में धोखा चल रहा था, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में उल्टे सीधे सप्लीमेंट बेचे जा रहे थे जो काम ही नहीं करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था स्टूपिड डाइट्स के तरीके से, तो वो सारी चीजें मैं एक्सपोज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली जिनकी दुकान चल रही है उनको अच्छा नहीं लगेगा। एक सिंपल सा फंड है। सो इसीलिए क्या हो रहा है कि पीपल आर गेटिंग अवेयर, तो बहुत हो रहे हैं लोग, पीपल आर लविंग द चैनल एंड बहुत लोग थैंक करते हैं कि आपने मेरी लाइफ वो करी है, नहीं ना, आपने मुझे हेल्प करा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। लेकिन ऑफ कोर्स आप एक राइट पाथ पे चलेंगे तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे स्टूपिड से तो आएंगे, बट मुझे उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। मैं आगे भी एक्सपोज करूंगा इन चीजों को। सो मैं यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूंगा कि बिफोर यू टेक एनी स्टेप, बिफोर यू वांट टू गेट इनटू एनी फील्ड, अगर आप किसी भी फील्ड में लाइफ में जाना चाहते हैं, लेट्स से आप फिटनेस में एंटर करना चाहते हैं या न्यूट्रिशन में करना चाहते हैं, उस चीज के बारे में स्टडी करिए। और स्टडी में टाइम चाहिए, चीजों को एकदम कंक्लूड नहीं करा जाता है, थोड़ा टाइम लीजिए, उसको इन डेप्थ जाकर रिसर्च के बेस पे स्टडी करिए, एविडेंस के बेस पे स्टडी करिए। हमारे यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम जो आती है फिटनेस न्यूट्रिशन में, वो आती है जो ये बाबा जी का वो या गुरु जी की वो होती है ना वाणी, जिनके ऊपर कोई लॉजिक एविडेंस तो है नहीं साइंटिफिक, लेकिन लोगों ने बस एक बना रखा है कि नहीं, अगर उन्होंने बोल दिया है तो ये सही है। नहीं, फिटनेस और न्यूट्रिशन ऐसी लाइंस हैं जिनमें चीजें प्योर रिसर्च एविडेंस के बेस पर होती हैं। अगर रिसर्च और एविडेंस नहीं है तो मैक्सिमम केसेस वो ब्लफ कर रहे हैं, और सेल्फ मेड और ब्लफ नॉलेज दुनिया में बहुत फैली हुई है। अगर आप वो फॉलो करेंगे यू विल ऑलवेज बी रॉन्ग, और उस हिसाब से ना तो उसमें करियर बना सकते हैं और खुद भी मिस इन्फॉर्म्ड रहेंगे। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि सर ने जो बोला इसके बारे में, इससे मैं भी गुजर चुका हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मुझे अगर कुछ कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ तो एग्जैक्टली मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, और अगर मैंने उनको गलती से ये भी पूछ लिया कि सर मेरे को ना किडनी में भी प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर प्राउडली बोलता है मेरे को नहीं मालूम, आप मेरे रेफरेंस ले लो, आप किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाओ। बट कमिंग बैक टू फिटनेस, अगर फिटनेस का कोई मेरे को क्वेश्चन आ जाए, हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी से भी, और बिना कोई लॉजिक के वो अगर कोई आंसर भी दे देता है, अगर उसका बॉडी थोड़ा सा अच्छा हो तो हम बिलीव भी कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। फिटनेस में बहुत स्टडीज है, स्टडी करना पड़ता है। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, फिजियोलॉजी, काइनेसोलॉजी, बहुत सारे चीज है, उसका बेसिस पढ़ना पड़ता है, एंड देन आप एक क्वालिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल को ही पूछ के इसका हल निकाल सकते हो। बट आधा इंडिया इसीलिए फिट नहीं है क्योंकि हम लोग गलत इंसान को क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया को भी देख के चले, जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे बच्चे यहाँ पे टिप्स दे रहे हैं, 20 साल के बच्चे जिनके मिलियन फॉलोअर्स है। वो अलग बात है कि मिलियन फॉलोअर्स किस लिए है, हो सकता है वो यंग जनरेशन का बंदा है तो उनको सोशल मीडिया आता है, अभी हमें आता नहीं है, हमारे मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, बट वी आर क्वालिफाइड इनफ। बट फॉलोअर्स के बेसिस पे हम लोग अच्छे इंसान को बोल नहीं पा रहे या टारगेट नहीं कर पा रहे, या वो इंसान हमें सुनना नहीं चाहता इसी वजह से कि फॉलोअर्स कम है या जैसे भी हो। तो आप थोड़ा सा अपने आप को एडुकेट कीजिए। सो आप जब कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फिटनेस के चाहते हैं तो एग्जैक्टली आप पहले उनका बैकग्राउंड पूछिए, जिससे पूछ रहे हैं उनसे थोड़ा सा वाई क्वेश्चन करते रहिए, लॉजिक ढूंढिए। एक बार लॉजिक लगे तभी उसको अप्लाई कीजिए, बिना जानकारी के आप कुछ अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आप लाइफ के साथ खिलवाड़ करेंगे। नहीं तो फिटनेस एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, आप इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। इवन म्यूचुअल फंड्स भी हम लोग कोई स्पेशलिस्ट को पूछते तो फिटनेस के बारे में क्यों नहीं पूछते। तो आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। तो जैसे कि आपने देखा, सर ने आज के शो में काफी अच्छा चीजें बोली, और आप ये शो को देखते हुए आप खुद भी इंस्पायर्ड होंगे और एक सही दिशा चूज करेंगे फिटनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, आज का एपिसोड हमारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, और ये एपिसोड को देखने के बाद आप इंस्पायर्ड होने की कोशिश कीजिए और अपने टारगेट को भी सेट करके उसके तरफ आगे बढ़िए। तब तक के लिए आज का एपिसोड मैं खत्म करता हूं, और सर को मैं थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू फॉर कमिंग आवर शो, एंड ऐसी ही संपूर्ण पर्सनैलिटी को देखने के लिए आप बने रहे हैं संपूर्ण मी के साथ। थैंक यू।